उल्लासपुर गांव में धनीराम सेठ अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहा करता था। मनोरमा बहुत ही दयालु और नेक दिल की थी। वहीं दूसरी तरफ सेठ धनीराम कंजूस, लालची और बेईमान था। वो लोगों के आगे बस अपनी अमीरी और पैसे होने का दिखावा किया करता। अरे ओ भाग्यवान, अब तक खाना नहीं बना क्या? मनोरमा, मेरी आवाज सुन भी रही हो? कहाँ हो मनोरमा? ओ मनोरमा। अच्छा तो ये बात है, ये यहाँ इन्हें गरीब भिखारियों को आटा चावल देने में लगी हुई है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आज तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखा कर ही रहूँगा। अजी, आपका नहाना पूजा पाठ हो गया हो तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपको खेतों में अभी तो जाना होगा। अरे भला हो ऊपर वाले का जो आपने मेरी सुन ली, लेकिन अफसोस मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने खाना तो खा लिया। मैं तो बस आ ही रही थी, आप थोड़ी देर और रुक जाते। तुम्हें मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे लिए समय निकालो। वो क्या है ना, भगवान भी तभी खुश होते हैं जब आपके घर वाले खुश हों। जी, मैं तो बस उन गरीब अम्मा को आटा चावल देने गई थी। मैंने तुम्हें कुछ कहा? मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने तो खाना खा लिया और आज मैं जी भर के सोऊंगा। जी, आज आप खेतों में नहीं जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने आज पूरे दिन का खाना एक ही बार में खा लिया है, तो मुझसे कोई भी काम नहीं होगा। जैसे साइकिल से खेतों तक जाना या चलकर जाना, ये भी नहीं होगा मुझसे आज तो। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं सो ही जाता हूँ। जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे गुस्से में लग रहे हैं। अगर आपको मुझे डांटना है तो डांट लीजिए। ये देखो, ये भी देखो, देखो इसे गौर से देखना, है ना सब खाली। आज मैंने तुम्हारे हिस्से का भी खाना खा लिया मनोरमा, और तुम्हें पता भी है मैंने ऐसा क्यों किया। जी छोड़िए मेरी गर्दन, मुझे दर्द हो रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, छोड़िए मेरी गर्दन। तुम्हें बहुत शौक है ना, गरीब भिखारी की मदद करो, उनसे पुण्य कमाओ। लेकिन चाहे तुम्हारा पति भूखा हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आज जब तुम पूरे दिन भूखी रहोगी तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा और एहसास होगा कि पहले क्या जरूरी है। मैं आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। बहुत समझदार हो तुम। अच्छा है जल्दी समझ गई, वरना मुझे अच्छे से समझाना आता है। मैंने कैसे समझाऊं? हमारे पास इतना कुछ है, तभी तो हम गरीबों को दे रहे हैं। जिस दिन हमारे पास नहीं होगा, हमें हमारे यही कर्म आगे लेकर आएंगे और मुसीबतों से बचाएंगे। पर मैं इनके दिमाग में ये बुद्धि कैसे डालूं? धनीराम सोचता था कि वो जितने भी पैसे कमा रहा है वो खुद की बदौलत कमा रहा है, तो उसकी कमाई पर सिर्फ उसका हक है, किसी गरीब या भिखारी का नहीं। अपने पैसों पर घमंड करने वाले सेठ से गांव के सभी लोग परेशान रहा करते। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज शाम के समय एक बुढ़िया मनोरमा के पास दरवाजे पर आकर, अभी मैंने इन्हें कुछ दिया तो ये फिर से मेरे साथ मारपीट पर उतारू हो जाएंगे। इन्हें जैसे भी यहाँ से जाने को कहती हूँ। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दे, कई दिन हो गए खाना नसीब नहीं हुआ है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बिटिया। अम्मा, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कीजिए। अरे बेटा, कुछ भी दे दे खाने को, कुछ भी, सूखे चावल ही दे दे। 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है बिटिया। देख रहे हो ना, ये तुम्हारे दानवीर बनने का ही नतीजा है, जो हर रोज कोई ना कोई यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। कुछ दे दो, कुछ खिला दो। ये सेठ धनीराम का घर है, कोई धर्मशाला नहीं। लेकिन तुम्हें कहाँ समझना। बेटा कुछ खिला दे, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। धनीराम के पास इतनी दुआएं तो है कि उसके पास लक्ष्मी कुबेर सब है। आपकी दुआओं की जरूरत नहीं अम्मा। सेठ जैसे ही खेतों की तरफ निकलता है, वैसे ही मनोरमा जल्दी से घर के अपने हिस्से का खाना लाकर उस बुढ़िया को दे देती है। अरे सदा खुश रहे बिटिया, भगवान हमेशा तेरे साथ है, और ये ले इस खाने का मोल। हाँ ठीक है अम्मा, अभी आप यहाँ से जाइए, इससे पहले कि सेठ लौट आए। बेटा, एक का सिक्का तेरे बुरे वक्त में तेरे काम आएगा, याद रहे, तेरा बुरा वक्त जल्द आने वाला है। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही सेठ जी का दिन पलटने वाला था। सेठ धनीराम का बड़ा भाई शंकर सेठ घर में आता है
और सेठ जी को कागज दिखाते हुए कहता है, धनीराम बहुत हो गया, अब से ये घर, खेत, खलियान सब मेरा हुआ। तो अपनी जोरू के साथ यहाँ से जल्द पलायन कर जा, वरना मैं खुद धक्के मारकर तुम दोनों को घर से निकलवाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये जमीन घर तो मेरा है, लेकिन इस कागजात में आपका नाम कैसे आया? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये घर जमीन सब मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अपने पैसों का घमंड मत दिखाना। लेकिन सेठ धनीराम पैसों में इतना अंधा हो गया था कि उसे कोई रिश्ता, रिश्तेदार और अपने कुछ करीबी दिख ही नहीं रहे थे। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं और मनोरमा कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। याद कर शंकर, वो दिन जिस दिन तूने अपने बड़े भाई को घर से उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ निकाल दिया था। तो अब तुम भी बिना कुछ लिए यहाँ से निकल जाओ और लौटकर दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये सब सुनने और सहने के बाद सेठ धनीराम अपनी पत्नी मनोरमा के साथ गांव से निकल पड़ता है अपना आशियाना ढूंढने। मेरी किस्मत कल तक क्या थी और आज क्या हो गई है? आपने सोचा है हम कहाँ जाएंगे? हम घर से तो निकल आए हैं, लेकिन गाँव और घर दोनों ही बहुत पीछे रह गया है। शाम का अंधेरा भी घना हो रहा है। जी सुनिए, मुझसे और नहीं चला जाएगा। क्या हम यहीं पर रात गुजार सकते हैं? नहीं नहीं, हम बहुत घने जंगल में पहुंच चुके हैं। यहाँ रुकना हमारे लिए सही नहीं है। वैसे मुझे यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन यही कहीं आसपास खाने की खुशबू आ रही है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और आपको खाने की खुशबू आ रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यहाँ खाने की खुशबू आ रही है। इस स्थिति में भी आपको खाने की पड़ी है। हे प्रभु, रास्ता दिखाओ इन्हें। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आज रात हम यही आराम कर लेते हैं, सुबह अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेंगे। अब दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर मनोरमा खुश होती है। लेकिन जब दोनों उस झोपड़ी में जाती हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। आज रात हम यही आराम कर लेते हैं, सुबह अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेंगे। हम आराम तो कर लेंगे, लेकिन मुझे भूख लगी है, वो भी जोरों से। मुझसे अब और भूख सहन नहीं होती। ये क्या? ये खाने की थाली कहाँ से आ गई? कहीं ये झोपड़ी भूतिया या जादुई तो नहीं? लेकिन अभी कुछ तो आवाज आई थी। इसके बाद ही ये थाली हमारे सामने आई। यहाँ कुछ गिरा है, जैसे कोई सिक्का हो। ये आवाज किसी सिक्के की ही है। अरे मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे भी खाने को देख मेरी भूख बढ़ गई है। जो है बस इसे ऊपर वाली की देन मानकर खा लेता हूँ। याद आ गया, वो क्या था? वो एक सिक्का था जो मुझे कल आई अम्मा ने खाने के बदले में दिया था, और उसे मैंने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया था। तो क्या वो सिक्का जादुई है? तुम भी कुछ भी बोलती हो। चलो खाना खा लो। सेठ खाना खाने लगता है और मनोरमा को वो एक का सिक्का दिख जाता है जिसे वो ढूंढ रही थी। अब मनोरमा उसे उठाकर देखने लगती है, जिसमें से रोशनी निकलती है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ये सब हमारे दान पुण्य का कर्म है, जो आज हम इस स्थिति में भी खा पा रहे हैं। हाँ मनोरमा, तुम ठीक कह रहे हो। आज मुझे समझ आया कि ये सब तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है, जो हम इस स्थिति में भी खा पा रहे हैं, वरना मेरे कर्म इतने अच्छे कहाँ। आपको पता है, कल वो अम्मा पैसे देते हुए कह ही रही थी, ये तुम अपने साथ हमेशा रखना। मुझे माफ कर दो मनोरमा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे अपने पैसों का अहंकार हो गया था, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि ये कितना गलत था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हे प्रभु, आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। देर से ही सही, लेकिन सेठ धनीराम, जिसे अपने पैसों का अहंकार था, उसे समझ आता है कि वो लोगों की मदद ना करके कितनी बड़ी गलती करता आया था, क्योंकि एक पल में उसका सब कुछ छिन गया था। लेकिन मनोरमा के कुछ अच्छे कर्मों के कारण आज दोनों मुसीबत के आने के बाद भी खुश थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उन पर भगवान का हाथ और साथ दोनों है। गरीब का दाल चावल। मुन्नी 21 साल की अनाथ लड़की है। अपना पेट पालने के लिए वो कचरे में से बोतल जमा करके कबाड़ी को बेचती है। मुन्नी के पास पक्का घर नहीं था, वो झोपड़ी में रहती है। बारिश के मौसम में उसके घर में पानी आ रहा था। अचानक से तेज आंधी आई और उसके घर की छत उड़ गई। परेशान हो गई हूँ मैं।
क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? भगवान, आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? तंग आ गई हूँ मैं। हर कोई मुन्नी को गंदी नजर से घूरता था। एक दिन मुन्नी कचरे में से बोतल ढूंढ रही थी। तभी एक आदमी मुन्नी के पास आता है। मुन्नी, अरे मुन्नी, तब से कचरे में क्या ढूंढ रही है? तुझसे मतलब? अपना काम कर तू। आए हाय, तीखी जबान। मेरे साथ मेरे घर चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। वो आदमी गंदी नजर से मुन्नी को देखता है और फिर बातों बातों में मुन्नी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। अगली बार अगर मेरा हाथ पकड़ा ना तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगी तुझे। हरामजादे, भाग यहाँ से। बूढ़ी माँ अपने ढाबे से ये देख रही होती है। मुन्नी लड़की होके भी बिना डरे उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। मुन्नी की हिम्मत देखकर बूढ़ी माँ उसके पास आती है। वाह बेटी, तुझ में तो बहुत हिम्मत है। अब वो आदमी अपनी पत्नी का भी हाथ पकड़ने से पहले सोचेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए माँ जी। कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ बेटी, पर तू कचरा क्यों चुनती है? अनाथ हूँ ना मैं, अपना गुजारा करने के लिए ये सब करना पड़ता है मुझे, और इसी बात का फायदा ये लोग उठाते हैं। राह चलते छेड़ना, बुरी नजर से देखना। अगर मेरा भी परिवार होता तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मेरी भी कोई औलाद नहीं है। अब से तू यही मेरे साथ रहेगी, एक परिवार की तरह। क्या सच में? हाँ, अब से ये ढाबा जितना मेरा उतना ही तेरा है। मुन्नी बूढ़ी माँ के साथ उन्हीं के ढाबे पे रहने लगी। हर दिन ढाबे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने में बूढ़ी माँ की मदद करती थी वो। क्या खुशबू आ रही है? क्या फायदा ऐसी खुशबू का जब लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। सब लोग उस बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं। इस ढाबे में तो कोई भी आता ही नहीं है। बूढ़ी माँ, सब आएंगे। वो कैसे? शायद लोग बोर हो गए हैं वही दाल चावल खा खा कर, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। तुझे आता है? हाँ, अब से खाना मैं बनाऊंगी। मुन्नी ने दाल चावल की जगह खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल बनाए। मुन्नी के खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और वो एक प्लेट में खाना परोसकर खाने लगी। अरे वाह मुन्नी, क्या दाल चावल है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, थोड़े और दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ऐसे ही घूमते घूमते 4-5 लोगों का ग्रुप उनके ढाबे पर आता है। कहिए, क्या दूं? यहाँ का स्पेशल खाना क्या है वो दे। थोड़ी जल्दी दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तो खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल हैं। जो भी है जल्दी दे दो। मुन्नी ने उन्हें खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल दिए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाने लगे, जैसे कई दिनों के भूखे हो। उन्होंने दोबारा खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल मंगवाए। इस खाने के सामने तो बड़े बड़े होटल का खाना भी फेल है। अब से मैं यही खाना खाने आऊंगा। हाँ, मैं भी। दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा फिर से चल पड़ा है बेटी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल खाने आने लगे। क्या स्वाद है, मजा आ गया। लोगों की बढ़ती भीड़ के साथ मुन्नी का काम भी बढ़ गया। मुन्नी ने एक लड़के छोटू को काम पर रख लिया और दूसरी तरफ बड़े बड़े होटल वालों का नुकसान हो रहा था। उन्हीं में से एक था विवेक। इनके खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल की वजह से हमारा होटल बंद ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विवेक मुन्नी के ढाबे पर नजर रखने लगा। कितने कस्टमर्स आते हैं, कौन कौन ढाबे पर काम करता है, सब कुछ। एक दिन विवेक छोटू को रास्ते में रोक लेता है। ओ छोटू। जी कहिए, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तेरे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। छोटे से घर में रहता है, तुझे बाइक खरीदनी है, पर तेरे पास उतने पैसे नहीं है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता?
ये सब छोड़, तुझे बाइक चाहिए ना, मैं दिला दूंगा। उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। विवेक ने छोटू को पॉइजन की छोटी सी शीशी दी। तू चुपके से खाने में ये डाल देना, डर मत, इससे कोई मरेगा नहीं। किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे बाइक चाहिए या नहीं? हाँ हाँ। छोटू चुपके से खट्टी दाल में वो केमिकल मिला देता है। लोगों की भीड़ हर दिन की तरह भरी हुई थी। सब लोग जहर वाला खाना खा लेते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग उल्टियाँ करने लगते हैं और विवेक तुरंत फूड ऑफिसर को वहाँ बुलवा लेता है। हमें कंप्लेंट मिली है, आपके खाने में पॉइजन मिला है। क्या? नहीं सर, मैं अपने खाने में कोई मिलावट नहीं करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। फूड ऑफिसर रसोई घर में चेक करते हैं। उन्हें पॉइजन की शीशी मिलती है और खट्टी दाल के ऊपर साफ साफ पॉइजन दिख रहा होता है। ये शीशी किसकी है मुझे नहीं पता, और किसने ये दाल में मिलाई मैं ये भी नहीं जानती हूँ। जहर मिलाती है। अब तुझे जेल में पता चलेगा कि लोगों की जान के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। मुन्नी ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी मुन्नी की बात नहीं मानता है और मुन्नी को जेल हो जाती है। विवेक बहुत खुश होता है। लोग पहले की तरह उसके होटल में आने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद फिर से इतने लोगों की भीड़ देख के। अब भगवान जाने अब मुन्नी की क्या हालत होगी। विवेक छोटू को एक महंगी बाइक दिला देता है। अब से ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे। हाँ। 6 महीने बाद जैसे तैसे बूढ़ी माँ मुन्नी की जमानत करवाती है। अब फिर से मुझे अपना ढाबा चालू करना होगा। पहले ये पता लगाना होगा कि पॉइजन की शीशी आई कहाँ से थी। मुन्नी ढाबे पर पहुँचती है। ढाबे की हालत बहुत खराब थी। तभी मुन्नी छोटू को देखती है, एक महंगी बाइक पर सवार। मुन्नी को छोटू पर शक हो जाता है। मुन्नी छोटू के घर जाती है। छोटू कहाँ है? अरे मुन्नी जी, आइए आइए, बैठिए ना। छोटू अभी आता ही होगा। आपने गांव की जमीन क्यों बेची? मुन्नी, हमारी गांव में कोई जमीन ही नहीं है बेटा। क्या? तभी छोटू आया और मुन्नी को देखकर डर गया। छोटू का डरा चेहरा देखकर मुन्नी समझ जाती है कि हो ना हो ये सब छोटू का ही किया धरा होगा। छोटू आजा, बैठ। तुझे पता है मैं जेल में 6 महीने थी। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। पर अगर मान ले कि अगर तू मेरी जगह होता तो तेरी चटनी बना देते वो लोग। मुझे क्यों मार रहे हो? सारा प्लान तो उसका था। छोटू पुलिस के डर से विवेक के बारे में सब कुछ बता देता है। छोटू की माँ कहती है, बाइक के लालच में तूने कितनों की जिंदगी के साथ खेला है। अरे अगर कोई मर जाता या फिर वो खाना हम खा लेते तो? मुन्नी के बारे में सोच, उसकी क्या हालत हुई होगी जेल में। मुझे माफ कर दो मुन्नी दीदी, तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पर छोटू अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। जो तूने विवेक के कहने पर किया ना, वो सब तुझे फूड ऑफिसर को बताना होगा। छोटू ने फूड ऑफिसर के सामने सब कुछ साफ साफ बोल दिया। फूड ऑफिसर विवेक को सबके सामने गिरफ्तार करते हैं। मुन्नी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले जेल से तो आजा। मुन्नी फिर से अपना ढाबा शुरू करती है। खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल। कुछ लोग ही खाना खाने आते हैं, पर वक्त के साथ मुन्नी का ढाबा फिर से चलने लगता है। मुन्नी की हिम्मत ने उसका साथ आखिर तक दिया।